तो आज हम क्लास 4th में सामाजिक अध्ययन विषय का लेसन 5 पढ़ेंगे। आप सभी बच्चे अपनी सामाजिक अध्ययन की किताब में लेसन 5 खोलकर तैयार हो गए होंगे। लेसन 5 दक्षिण का पठार कि जैसा भारत के भौतिक भाग में ये उसका चौथा जो भाग है वो है दक्षिण का पठार। इससे पहले हमने उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का विशाल मैदान और पश्चिम का मरुस्थल ये पढ़े थे। अब चौथा आता है दक्षिण का पठार। तो आप सब बच्चे अपनी किताब में यहाँ पे उंगली रखोगे कि देखो बच्चों, जैसे पठार क्या होता है। तो पठार होता है कि भूमि से ऊपर उठा हुआ वह भाग जो ऊपर से समतल होता है। जैसे पहाड़ होते हैं तो वो भूमि से ऊपर उठे होते हैं, लेकिन वो ऊपर ऐसे जाते जाते उनकी चौड़ाई कम हो जाती है। लेकिन पठार जो होते हैं वो होते हैं ऊपर से एकदम समतल होते हैं। ये पर्वतों से कम ऊंचे होते हैं, पहाड़ों से कम ऊंचे होते हैं। यहाँ पे उंगली रखो अपनी किताब में। भूमि का ऊंचा उठा तथा समतल भाग पठार कहलाता है। भूमि का जमीन से ऐसे ऊंचा उठा हुआ भाग पठार कहलाता है, जो ऊपर से समतल होता है। परंतु यह प्रायः पर्वतों से कम ऊंचा होता है। भारत के उत्तरी मैदान के दक्षिण में एक बड़ा पठार है कि भारत का जो उत्तरी मैदान है उसके दक्षिण में, हमने अभी पढ़ा था उत्तरी मैदान के बारे में, उसके दक्षिण में यह एक बड़ा पठार है। यह देश के बड़े भूभाग में फैला हुआ है। इसे दक्षिण का पठार कहते हैं कि ये जो हमारे भारत देश में बहुत बड़े भूभाग पर, बहुत अधिक भूमि पर ऐसे फैला हुआ है, इसे दक्षिण का पठार कहते हैं कि ये उत्तरी जो मैदान है उसके दक्षिण की तरफ है। इसका आकार त्रिभुज के समान दिखाई पड़ता है। यह पहाड़ियों से घिरा हुआ है कि जो ये दक्षिण का पठार है यह चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है कि इसके चारों ओर पहाड़ है ऐसे। यह उत्तर में राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से झारखंड की राजमहल की पहाड़ियों तक फैला हुआ है कि जो ये दक्षिण का पठार है वो उत्तर में राजस्थान में जो ये अरावली की पहाड़ियाँ है वहाँ से लेकर झारखंड की राजमहल की पहाड़ियों तक फैला हुआ है। यहाँ उंगली रखो अपनी किताब में। इसके पूरब और पश्चिम में भी पहाड़ियों की श्रृंखलाएँ हैं कि जो इसके पूरब और पश्चिम दिशा में भी पहाड़ियाँ है। इन्हें पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है कि जो इसके पूरब की तरफ जो पहाड़ियाँ है वो पूर्वी घाट और पश्चिम की तरफ की जो पहाड़ियाँ है वो पश्चिमी घाट के नाम से जानी जाती है। इन घाटों की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर ऊंची होती जाती है कि जो ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है तो इनकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर जैसे जैसे जाते हैं तो वो ऊंची होती जाती है। पश्चिमी घाट एक पर्वतीय श्रृंखला है कि जो ये पश्चिमी घाट है जो ये पर्वतीय श्रृंखला है जो भारत के पश्चिमी प्रायद्वीप में फैली हुई है कि पश्चिम की तरफ जो ये प्रायद्वीप समूह है वहाँ तक फैली हुई है। अरब सागर के सामने स्थित पश्चिम के ढाल काफ़ी सीधे तथा झरनों से ढके हैं कि जो ये अरब सागर में स्थित जो ये भाग है तो ये इसका जो ढाल है वो काफ़ी सीधे और झरनों से ढके हुए हैं। सीधी ढलानें तथा घाटियाँ पूर्वी क्षेत्र में स्थित हैं तथा दक्कन पठार के पश्चिमी किनारों को बनाती है। ताप्ती नदी की घाटी से लेकर कैप कोमोरिन, जिसे कन्याकुमारी भी कहते हैं कि जो ये कैप कोमोरिन है कन्याकुमारी भी कहते हैं इसको, तक लगातार इनकी श्रृंखलाएँ लगी हुई हैं। ये भारत में सबसे दक्षिण में हैं कि जो ये श्रृंखलाएँ है जो ये भारत में दक्षिण में है। यहाँ उंगली रखो अपनी किताब में। दक्षिण का पठार उपजाऊ नहीं है कि जो ये दक्षिण का पठार है यह उपजाऊ नहीं है, तो यहाँ पर खेती भी बहुत ऐसे कम होती है क्योंकि यहाँ की मिट्टी है जो उपजाऊ नहीं है। इसकी मिट्टी का रंग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हैं कि जो यहाँ दक्षिण के पठार में जो मिट्टी पाई जाती है तो यहाँ की जो मिट्टी है वो अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग तरह की पाई जाती है। पठार के
उत्तर पूर्वी भाग में इसका रंग काला है, कि इस पठार में जो उत्तर पूर्व की तरफ जो मिट्टी है उसका रंग काला है। अन्य भागों में इसका रंग पीला या लाल है, कि जो अन्य दूसरे जो भाग है वहाँ की जो मिट्टी है वो पीली या लाल रंग की है। दक्षिण का पठार साधारणतः पूर्व में ढलवा है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ पूर्व दिशा की ओर बहती है, कि जो ये दक्षिण का पठार है वो पश्चिम की तरफ से ऊंचा है और दक्षिण की तरफ जैसे जैसे जाता है तो ये नीचा है, यानी कि पूर्व की तरफ ऐसा ये ढलवा है। इस कारण जो पश्चिम की तरफ से निकलने वाली जो भी नदियाँ है वो ये पूर्व दिशा की तरफ आकर गिरती है। इसमें देखो जैसे नदियाँ है गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा और कावेरी जहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वही नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती है, कि जो यहाँ की जो नदियाँ है उनमें जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है उसमें आती है जैसे गोदावरी, कृष्णा और तुंगभद्रा और कावेरी, और जो अरब सागर में गिरती है उसमें आती है नर्मदा और ताप्ती। दक्षिण की नदियाँ वर्षा पर आश्रित हैं, कि जो ये दक्षिण भाग की जो नदी है वो वर्षा के ऊपर आश्रित हैं, कि यहाँ पर जो बारिश होती है उसका ही पानी इन नदियों में आता है। अधिकांशतः जल उनको मानसून की वर्षा से ही मिलता है। ये गर्मी में जब वर्षा नहीं होती है अगले पेज पे आ जाओ, सूख जाती हैं, कि जो ये गर्मी में जब ये वर्षा नहीं होती है तो ये नदियाँ क्या होती है, सूख जाती है। कुछ नदियों के मार्गों में जल प्रपात भी हैं। ये जल प्रपात बिजली उत्पादन में सहायक है, कि जो ये नदियाँ है तो उनके ऊपर ऐसे जल प्रपात बने हुए हैं जिनकी सहायता से बिजली भी बनाई जाती है। अब आता है दक्षिण के पठार को 4 भागों में बांटा जा सकता है, कि जो ये दक्षिण का पठार है इसको 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला देखो उत्तर पश्चिमी भाग, कि दक्षिण के पठार में पहला जो भाग है वो है उत्तर पश्चिमी भाग, उत्तर और पश्चिम दिशा की तरफ का जो भाग है। दूसरा उत्तर पूर्वी भाग, कि उत्तर पूर्व दिशा की तरफ वाला भाग। मध्य भाग यानी कि बीच वाला भाग, और दक्षिणी भाग यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ का भाग। तो अब हम पढ़ेंगे इसका पहला जैसे उत्तर पश्चिमी भाग। यहाँ पे उंगली रखो अपनी किताब में। इस भाग में अरावली पर्वत की पहाड़ियों से लेकर बेतवा नदी की घाटी तक का भाग सम्मिलित है, कि जो ये उत्तर पश्चिमी जो भाग है इसमें अरावली पर्वत की पहाड़ियों से लेकर बेतवा नदी की घाटी तक का जो भाग है वो इसमें आता है। विंध्य पर्वत इसकी दक्षिणी सीमा बनाता है, कि जो ये विंध्य पर्वत है, विंध्याचल पर्वत जो है ये इसकी दक्षिण की सीमा बनाता है। चंबल, बेतवा और सोन इस भाग की मुख्य नदियाँ है, कि उत्तर पश्चिमी भाग की मुख्य नदियों में चंबल, बेतवा और सोन नदी आती है। इनमें से चंबल और बेतवा तो यमुना नदी में मिलती है, कि जो ये इसकी जो मुख्य नदियाँ चंबल और बेतवा ये यमुना नदी में मिलती है, और सोन नदी गंगा नदी में मिलती है। जो सोन नदी है वो गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। यहाँ की जलवायु अतिवादी है किंतु वर्षा कम होती है। इस भाग में घने वन पाए जाते हैं, कि ये जो उत्तर पश्चिमी भाग है यहाँ पर बहुत अधिक घने वन पाए जाते हैं। चंबल और बेतवा की घाटियाँ अत्यंत दुर्गम हैं। दुर्गम मतलब वहाँ जाना बहुत कठिन है। मालवा, झांसी, ग्वालियर, बुंदेलखंड इस भाग के मुख्य क्षेत्र हैं, कि इस भाग के जो मुख्य क्षेत्र मालवा, झांसी, ग्वालियर और बुंदेलखंड है। मालवा की भूमि बहुत उपजाऊ है। इसका निर्माण ज्वालामुखियों से निकलने वाले लावे से हुआ है, कि जो ये मालवा है इस भाग का क्षेत्र वहाँ की जो मिट्टी है वह बहुत उपजाऊ है, क्योंकि ये ज़मीन में से जो ज्वालामुखी लावा जो निकलता है उसके द्वारा बनी हुई है, उसके द्वारा ये मिट्टी। यहाँ की मिट्टी काली है, क्योंकि ये लावे से बनी हुई है तो इसकी मिट्टी का रंग काला है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए
बहुत अनुकूल होती है, कि जो काली मिट्टी होती है वो कपास की खेती के लिए अनुकूल होती है, उत्तम होती है, यानी कि बहुत अच्छी होती है। अतः यहाँ कपास की खेती बड़ी मात्रा में की जाती है। भारत का 60% कपास इसी क्षेत्र में पैदा होता है, कि जो भारत का 60% कपास है वो हमें उत्तर पश्चिमी भाग से मिलता है। कुछ भागों में पीली तथा लाल मिट्टी भी पाई जाती है। कपास के अतिरिक्त गेहूँ, ज्वार, बाजरा और तिलहन यहाँ की मुख्य कृषि उपज हैं, कि जो कपास के अलावा यहाँ पर गेहूँ, ज्वार, बाजरा और तिलहन जिनसे तेल निकलता है, ये जो है कृषि उपज मुख्य है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे। तो आप सब बच्चे यहाँ तक इसकी वापस से रीडिंग लगाना।